हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ प्रसन्नता मेहरोत्रा, और आज हम बात करने वाले हैं अपने मोस्ट टॉप रेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आपका सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। जिस भी सेमेस्टर में इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट होगा लगभग ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है, तो आप इस मास्टर क्लास से इस सब्जेक्ट को मास्टर कर सकते हैं इन जस्ट 15 मिनट्स। हुआ क्या है एक्चुअली, मेरे पास वैसे तो मैं अभी तक जो मास्टर क्लासेस आपकी आ रही सब्जेक्ट्स की वो एक फुल वीडियो में आ रही थी, ठीक है। लेकिन मैंने पर्सनली खुद ये सोचा कि भाई चलो एक काम करते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा काम आसान कर देते हैं। हर मास्टर क्लास के 2 पार्ट्स में लाते हैं, हर मास्टर क्लास को 2 पार्ट्स में लाते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है, इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 इसी क्लास का कल आएगा, ठीक है। और वो होगा आपका 15 मिनट, लगभग 15 मिनट से 20 मिनट तक का वीडियो। ये भी आपका 12 से 15-20 मिनट तक का वीडियो। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हम लेंथी वीडियोस ना बनाएं, ठीक है, ताकि बच्चा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ज़्यादा लर्न कर सके। ओके, तो शुरू करो मास्टर क्लास। लिखिए प्रभु का नाम। समय बिताने के लिए नहीं, एग्जाम पास आ गए हैं, एग्जाम को करने के लिए करना है कुछ काम, दैट इज पढ़ाई, ठीक है। तो सब पढ़ाई करने लग जाओ अपना, ठीक है। अपनी नोटबुक निकाल के बैठ जाओ, अपना पेन, एक सिंगल पेन लेके बैठ जाओ, बॉल पेन, जेल पेन जो है लेके बैठ जाइए फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। डिफाइन जीडीपी, राइट डाउन, डिफाइन जीडीपी एंड इट्स कंपोनेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब क्या है कि जितनी भी टोटल वैल्यूज हैं गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस होती है हमारी कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, क्लास 11 में डेफिनेशन सीखते आए हम लोग। अब इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहला कॉम्पोनेंट इसका होता है कंजम्पशन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, तीसरा होता है इसका आपका गवर्नमेंट, और चौथा होता है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, और उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एक्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड एम फॉर इम्पोर्ट्स, जी फॉर गवर्नमेंट, ठीक है, और आई फॉर क्या हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, सी फॉर हो गया कंजम्पशन। ना व्हाट इज कंजम्पशन, क्या लिख के आएंगे। मैं आपको ना क्वेश्चन बता रही हूँ और एक्चुअली एक एग्जाम में आपको कैसे की पॉइंट्स डालने हैं, ओके। तो वो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करें। तो टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी जो सीट की पेटियां हैं वो बांध ले, हम उड़ान लेने वाले हैं 10 क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, धीरे धीरे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ गए होंगे। कंजम्पशन में आप क्या लिखेंगे भाई, कंजम्पशन में आप ये लिखेंगे कि स्पेंडिंग। आप लोग चाहो तो नोट डाउन करते जाओ साथ में। जो भी हाउस होल्ड स्पेंड होता है, हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर है गुड्स एंड सर्विसेज पे, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर जो है। अब इन्वेस्टमेंट में क्या भाई, आप कैपिटल गुड्स खरीदते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में अपनी वॉशिंग मशीन लेके आए तो कैपिटल गुड है ना। तो कैपिटल गुड्स पे जो इन्वेस्टमेंट है, या आपकी जो बिजनेस इन्वेंट्री है बेटा, बिजनेस इन्वेंट्री, वो भी तो इसी में आ गया। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होगी, गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलग अलग पैसा लगा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर कर रही है, वो आ गया। नेट एक्सपोर्ट्स में आपका आ गया इसमें आपका एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। चलिए आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री ने प्रोड्यूस करा 5 लाख का गुड्स, ठीक है, और 6 लाख का सर्विसेज पूरे साल में, तो टोटल इसकी जीडीपी कितनी हो गई, 11 लाख। अंडरस्टूड। ये एग्जाम्पल भी इस तरीके से आप मेंशन करके आ सकते हो। एग्जाम्पल के भी अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर आप चाहो तो ये इसे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट, इन सबको एक फ्लो चार्ट में भी रिप्रेजेंट करके आ सकते हो जीडीपी एंड इट्स कंपोनेंट्स के नेम से। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप। इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। 2 तरीके के टाइप होते हैं इसके। आई गेस आप लोगों ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा कि इन्फ्लेशन क्या है। एनी आइडिया कि इन्फ्लेशन क्या है? जिनको आइडिया है वो आंसर लिख सकते हैं, लेकिन चलिए एक इजी सा आंसर बताती हूँ। देखो इन्फ्लेशन क्या है, एक कहीं ना कहीं जनरल लेवल ऑफ प्राइस तो गुड का होता होगा ना, कि भाई प्राइस का एक अपना एक जनरल लेवल ऑफ प्राइस होता होगा, जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये प्राइस जब बढ़ जाता है तब होता है, तब उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, की दाम जो है वो बढ़ गया मार्केट में, जो चीज़ों का दाम है, महंगाई जिसे बोलते हैं, है ना। जो महंगाई है, अब समझ लोगे, महंगाई बढ़ गई। ओके, तो और से होता क्या है, इरोड्स परचेजिंग पावर। लिख लीजिए कि भाई आपकी जो परचेजिंग पावर थी, फॉर एग्जांपल मैं राइस मार्केट में अभी इस समय 50 रुपए
किलो हो गया, लेकिन नॉर्मल पहले 20 रुपीज़ किलो था, तो मैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये तक का खरीद सकती, अब 50 हो गया, मैं नहीं खरीद सकती, तो मेरी यहाँ परचेजिंग पावर खत्म हो गई। ओके, दो तरीके के टाइप्स हैं, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल जो होता है वो इन्फ्लेशन है जब किसमें डिमांड बढ़ जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो होता है डिमांड पुश, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एंड सेकेंड इज कॉस्ट पुश, मतलब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई किसी सामान को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, तो भाई जो सेलर है वो भी अपना प्राइस बढ़ा देता है, तो चीज़ों में क्या आती है, महंगाई आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में आ सकता है। पहला तो ये तरीका है कि भाई ये क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, रोल ऑफ आरबीआई की करके आ सकता है, या व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन मनी सप्लाई, या इस तरीके से आ सकता है, टूल्स यूज बाय आरबीआई इन मनी सप्लाई, फॉर मनी सप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, तो आपको इसमें 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। एक तो इसमें रेपो रेट है, एक इसमें रिवर्स रेपो रेट है, इसमें कैश रिजर्व रेशियो है। अब ये तीनों क्या होते हैं एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन आरबीआई का रोल क्या है भाई, आरबीआई कंट्रोल करता है किसी मनी सप्लाई को, क्यों, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी रह सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ टूल्स यूज्ड बाय आरबीआई इज रिवर्स रेपो रेट एंड कैश रिजर्व रेशियो। नाउ व्हाट इज रेपो रेट, जिस रेट पे आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को मनी दे रहा है वो क्या है, रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा है, जिस रेट पे जो कमर्शियल बैंक है वो अपना मनी क्या कर रहे हैं, पार्क कर रहे हैं अपना आरबीआई के संग, वो है रिवर्स रेपो रेट। एंड कैश रिजर्व रेशियो, जितना अमाउंट ऑफ पैसा कमर्शियल बैंक्स को, किसके पास, आरबीआई के पास कुछ अमाउंट ऑफ पैसा, सम अमाउंट ऑफ मनी रखवानी पड़ती है, ठीक है, इसका जो रेशियो रहता है उसे बोलते हैं कैश रिजर्व, तब इसका नाम पड़ेगा कैश रिजर्व करते हैं ना, कैश रिजर्व रेशियो। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। व्हाट डू यू थिंक, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जिसमें गवर्नमेंट अपनी, इसमें आती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, ध्यान से देखिए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग आती है। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है आप बच्चों से कि आप इस वीडियो को 1.25x स्पीड पे देखना, ठीक है, तो बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। और दूसरा आपका चीज इसमें आता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग रहता है, एंड आपका आता है टैक्सेशन पॉलिसी। और टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी में आपका आता है कैसे आपको आंसर लिखना है, क्या एक्सप्लेन करना है, एक्सपेंशनरी, एंड दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी में क्या होता है, एक्सपेंशनरी में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है, क्या बढ़ा देती है, स्पेंडिंग बढ़ा देती है, टैक्सेस कम कर देती है, और इसमें इसका उल्टा करती है, स्पेंडिंग इसमें क्या कर देती है, कम कर देती है, टैक्सेस बढ़ा देती है। ठीक है, स्पेंडिंग यहाँ पे बढ़ा रही है एक्सपेंशनरी में, टैक्सेस कम करें, क्यों, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो बढ़ सके, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके प्राइमरी सेक्टर में है, टर्शरी में है, सेकेंडरी में है, वो इंक्रीज हो सके। और दूसरे केस में यानी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, वो स्पेंडिंग कम करती है, टैक्सेस बढ़ा देती है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, आपने देखा होगा जब मंदी आती है मार्केट में, रिसेशन पीरियड होता है, तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग किस पे बढ़ा देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ड्यूरिंग रिसेशन। एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप, ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड गवर्नमेंट स्टार्ट्स स्पेंडिंग अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, काफी सारे बच्चों के मन में ये भी चीज आती है कि मैम पूरा आंसर क्यों नहीं लिख पा रही। भाई देखो, पूरे आंसर तो बुक में भी लिखे हैं, वहां से भी पढ़ सकते हो, गाइड से भी पढ़ सकते हो, लेकिन वहां से पढ़ना नहीं है जब तक आपको जरूरत ना लगे, वरना आपको देखो, आपको मैंने बहुत अच्छे से मेन पॉइंट्स बता दिए। अब आप इसको लॉन्ग आंसर में भी लिख सकते हो, शॉर्ट आंसर में भी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मैम ये आंसर जो है इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करवा दो, या इसको थोड़ा, या इसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है कि मुझसे कोई एक आध टॉपिक मिस हो जाए, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट एन AI, ओके, आई एम अ टीचर, ओके। सो मेरे को भी हो सकता है कि 100 में से मैं 98 क्वेश्चन करा पाऊँ, 2 क्वेश्चन ना करा पाऊँ, ओके। तो ये 98 जो करा रही हूँ, एटलीस्ट इसकी वैल्यू रख के इसको पढ़ लेना, ओके। 2 के चक्कर में अपना एग्जाम मत खराब कर लेना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब हमने क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इम्पैक्ट, चीख के क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे लिखा है वर्ड इम्पैक्ट। अच्छा, एक बात बताओ, क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही है ना पक्का से किसी बच्चे को? और अगर लग भी रही है तो लग इसलिए क्योंकि आप क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्लास में इंटरेस्ट लें तो ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको इतने आराम से बढ़िया तरीके से करा रही हूँ। आप 1.25x स्पीड पे देखो, आप 1.5x स्पीड पे भी देख सकते हो इस क्लास को,
और ये क्लास में 2 पार्ट में मिलाई हूँ ताकि बच्चे जो रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझसे कि भाई मैम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बना दो वीडियोस, ठीक है, लॉन्ग उनको लग रहा है 30 मिनट्स का आई गेस, तो शॉर्ट वीडियो भी आ गई आपकी इस पे, और पार्ट 1 पार्ट 2 है। फटाफट आप 10 क्वेश्चन इसमें कवर करोगे, 10 उसमें कवर करोगे और आपका जो क्लास है इंडियन इकोनॉमी की वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा चलो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब बात ना भी करते करते बात किधर की उधर चली जाती है, इट्स ओके। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इम्पैक्ट 2 तरीके से होता है, तो पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव। तो आपको क्या लगता है किस तरीके का इम्पैक्ट रहा होगा ग्लोबलाइजेशन का? सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी ट्रेड बढ़ी, हम इंटरनेशनल मार्केट्स तक एक्सपोज कर पाए खुद को। उसके बाद FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया तो बता सकते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बाहर की कंट्रीज अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं तो कैपिटल आता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी कि हमें नई नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, एडवांस हो रही है हमारी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा। अब इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इम्पैक्ट क्या पड़ा है? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। और एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ, जॉब डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, अच्छी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के आने के चक्कर में लोगों की जॉब भी चली जाती है। उसके बाद कल्चरल इम्पैक्ट भी हुआ है, भाई बाहर के लोग आए, बाहर का कल्चरल इम्पैक्ट हुआ है हमारे ऊपर कहीं ना कहीं, ये इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। पॉजिटिव में एक और पॉइंट सोच के बताओ आप लोग, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, भाई हम नए चीज़ों की तरफ मतलब अपने आप को देख पा रहे हैं कि भाई हमें नई नई चीज़ें मिल रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी मिल रही है। ओके, नाउ कम टू द एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपकी इंडियन IT कंपनीज हैं, ठीक है, आज वो क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है अपने आप को ग्लोबली। ये एक आउटकम है किसका? ग्लोबलाइजेशन को। तो आप इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख सकते हो। अब बात करूंगी मैं लास्ट के 5 मोर क्वेश्चंस और रह गए, ठीक है, उसको भी 6 to 10 हम फटाफट से क्वेश्चन कवर करते हैं। आपको लग रहा होगा क्वेश्चंस पढ़ के कि क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? आपको सोचो बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि भाई इंसान बेरोजगार इसलिए क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है, अच्छी डिग्री नहीं है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, बेरोजगारी देखो कैसे भी हो सकती है। और बेरोजगारी यानी कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग काबिल तो है काम करने के, आप ऐसे लिख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू सिचुएशन में पीपल आर कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, दे आर सीकिंग जॉब्स बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स, दे आर स्टिल अनएम्प्लॉयड, दैट्स द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, यानी कि लोग काबिल तो है काम करने के लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है, दे आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। अब 3 टाइप से अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लिखे हैं हमने। पहला है फ्रिक्शनल, दूसरा है स्ट्रक्चरल, तीसरा है साइकिलिंग। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फ्रिक्शन यानी कि जब आप जॉब चेंज करते हो, भाई आप एक जॉब से दूसरे जॉब में आए, दूसरे से तीसरे में आए, तो बीच में जो थोड़ा टेम्परेरी टाइम का एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो होता है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? भाई आपके स्किल्स जो हैं, आपकी स्किल्स और आपकी जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, मैच नहीं करी, कहते हैं ना मैचअप नहीं करा उसके बीच में, उस तरीके से। एंड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये होता है भाई आपका जो आपकी लाइफ में थोड़े बहुत इकोनॉमिक डाउन टाउन्स आते हैं ना, डाउन टर्न्स आते हैं, सॉरी, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स आते हैं, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो होता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसके आप एग्जाम्पल्स भी लिख के आ सकते हो, फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, ठीक है, मैं आपको आइडिया देती जा रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। Now come to the next question, question number 7. Explain the concept of poverty and measures to alleviate it. Okay, तो let's understand question number 7. What is poverty and measures to alleviate? कौन-कौन से तरीके से हम poverty को, गरीबी को हटा सकते हैं, और poverty है क्या? तो poverty एक ऐसी condition है जहाँ पे हमारे पास जो फाइनेंशियली हम होते हैं ना, वीक होते हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इतने वीक होते हैं कि हमारे जो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है उसको भी क्या नहीं कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि पावर्टी इज अ कंडीशन वेयर इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। राइट इट डाउन, ठीक है। अब इसकी कौन कौन से मेजर है? पहला मेजर, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आप लिखते जाओ। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, हम वेलफेयर कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर कर सकते हैं। कैसे? हम डायरेक्टली जो भी इम्पावरिश लोग हैं उनको पैसा दे सकते हैं, फाइनेंशियली उनको डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। तीसरा, हम एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं कि भाई लोगों को बोलें, लोगों को समझाएं अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है,
पोस्टर्स के थ्रू, अलग तरीक़ों से कि आप हाई पेइंग जॉब्स, अच्छी जॉब्स के लिए, जैसे वो एग्जांपल कंपटीशन की तैयारी करो तो उससे हो सकता है कि भाई आप तैयारी करो तो आपकी पूरी फैमिली का भविष्य सुधर सकता है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। 3 रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए। जितने आराम से अभी क्लास देख रहे हो उसी आराम से बैठे रहो, 3 क्वेश्चन और कंप्लीट करके जाना। बीच में से जो क्लास में उठा, देखो मेरी रिकॉर्डेड क्लास है, मुझे तो नहीं पता लग रहा है अभी जो सामने मेरे बच्चे होते हैं, ठीक है, मैं जब क्लासेस में ऑफलाइन लेती हूँ तो मुझे पता होता है भाई कौन बदतमीजी कर रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, तो मैं सामने डांट देती हूँ। अभी तो भाई रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो, क्या पता अभी कोई क्लास में सो भी रहो। तो जो भी सो रहा है वो जाग जाए, जो भी खा पी रहा है वो रुक जाए, ठीक है, जो पढ़ रहा है वो पढ़ता रहे जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। अच्छा, इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक पॉलिसी है मनरेगा जिसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए कि मनरेगा पॉलिसी क्या करती है, जो भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं, जो गरीब लोग हैं, कहाँ पे, गांव वगैरह में, तो गांव वगैरह में जो लोग हैं वहाँ पे उसको एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम कराती है, सॉरी एजुकेशन कह रही हूँ, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम कराती है मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और कमेंट सेक्शन में हर वीडियो में कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में आपको कहती हूँ कमेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, तो यहाँ पे आप बच्चों के संग इंटरेक्शन कमेंट सेक्शन पे ही हो पाते हैं, डाउट्स यहीं पता लग पाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि मनरेगा जो एक्ट है ये किस ईयर का है, और इसके बारे में एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, इसकी इस पूरी ये एक्ट के बारे में एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। 1 पॉइंट तो यही हो गया कि कब आया, और दूसरा तीसरा 3 पॉइंट्स टोटल आपको लिखने हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। में से आगे लिख दे रही हूँ पूरा, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। अब इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस आया, वो क्या देखो मैंने क्वेश्चन लिखा डिस्कस द इम्पैक्ट, अब सोचेंगे क्या डिस्कस करें। मैंने अभी इससे पहले कोई क्वेश्चन डिस्कस करा था इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो उसी से याद करना, इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन डिस्कस करी, मतलब आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट बताना पड़ेगा और कुछ ना कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव क्या हुआ कि भाई जो ब्लैक मनी था, इट कर्व्स ब्लैक मनी, की ब्लैक मनी पता लगा कि किन लोगों के पास ब्लैक मनी है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। शॉर्ट टर्म के लिए क्या हुआ, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आ गया। शॉर्ट टर्म, ये क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन। मैं 1 मिनट हट जा रही हूँ, इसलिए मैं बार बार हट भी रही हूँ ताकि जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं वो नोट डाउन करते रहें। उसके बाद आप ये सोचो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी आया कि जो डिजिटल पेमेंट्स है वो प्रमोट हुआ, डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज हो गए। और नेगेटिव इम्पैक्ट सोच के बताइए आप लोग 2 पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट और बताएंगे इसके डिमोनेटाइजेशन के, और किस डेट पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था ये भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हुआ, पर्टिकुलरली क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ, ये उन सेक्टर्स में हुआ जहाँ पे बच्चों कैश डिपेंडेंट सेक्टर्स है, जहाँ पे मोस्टली कैश यूज होता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी इस डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे, ब्लैक मनी का पता लगा कि भाई किन किन के पास ब्लैक मनी है। उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स जो है वो भी प्रमोट हुए, वो भी इंक्रीज हुए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अगर आप लिखोगे तो लिखोगे इसका, राइट नाउ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, तो इससे क्या हुआ, आपका टैक्स कंप्लाइंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब लोग टैक्स चोरी नहीं, मतलब टैक्स चोरी जो करते थे ना वो नहीं कर सकते, टैक्स कंप्लाइंस इंक्रीज हुआ, क्योंकि अब आप डिजिटली पेमेंट कर रहे हो ना, थ्रू यूपीआई है ना, आप पेटीएम वगैरह यूज करके, गूगल पे वगैरह करके आप कर रहे हो, तो आप टैक्स से नहीं बच सकते। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि डिमोनेटाइजेशन इन 2016 लेड टू द सर्ज इन SURGE in digital payment platforms. Now let's come to the question number 9. Outline the features of GST, Goods and Services Tax. इसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स, कुछ बेनिफिट्स और इसके एग्जाम्पल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फीचर्स ऑफ जीएसटी। भाई जीएसटी के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला आपको पता होगा कि बहुत सारे पहले मल्टीपल, अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है लास्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है, तो आराम से ये लास्ट 2 क्वेश्चंस को भी पढ़ के जाना, ठीक है। उसके अलावा आपकी पार्ट 2 भी आने वाली है। इन मल्टीपल टैक्सेस, पहले क्या होता था, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, अब एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स लगता है जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब क्वेश्चन आता है कि जीएसटी किस डेट पे आया था। आई नीड टू नो दिस इन कमेंट सेक्शन
इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा ये कि डेस्टिनेशन टैक्स है, लगता किस पे है, टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जहाँ भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हो रही है वहाँ पे ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, आपका खाना 300 का आपने खाना खाया, उसमें जीएसटी कुछ 18 रुपये का लगा, टोटल बिल आपने 318 का दिया, यानी कि आपको जीएसटी देना पड़ेगा। एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले जीएसटी के अलावा जीएसटी नहीं लगता तो काफ़ी अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस, अलग अलग जमाने पर अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा करते थे, मगर अब ऐसा नहीं होता है। आपको पता होगा इस बारे में। आपको पता है कि एक नेशन है तो अब एक ही टैक्स है। इसने काफ़ी सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ, हमने टैक्स स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन कर दिया, और जो टैक्स इवेशन है ना, लोग अपना टैक्स नहीं देते थे चीज़ों का, टैक्स इवेशन को क्या करा, रिड्यूस कर दिया। ओके, हमारा जो अपना टैक्स स्ट्रक्चर है उसे स्ट्रीमलाइन कर दिया, और बेनिफिट इसका दूसरा क्या है, टैक्स इवेशन को रिड्यूस कर दिया, स्ट्रीमलाइन टैक्स स्ट्रक्चर। Understood? Now let's come to the question number 10, last question of this video. अच्छा, एग्जाम्पल के लिए जीएसटी में लिख लो, पहले क्या होता था अलग अलग स्टेट में, जैसे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में, कोई भी स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एक ही प्रोडक्ट पे अलग अलग तरीके से टैक्स लगते थे। मान लो किसी प्रोडक्ट पे 9 लगा, किसी प्रोडक्ट पे 10 लगा, किसी प्रोडक्ट पे 5 लगा, लेकिन जीएसटी के आने की वजह से यूनिफॉर्मिटी आ गई। तो एक बेनिफिट में आप ये भी लिख सकते हो, ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी एज सेम रेट ऑफ टैक्स इज अप्लाइड, ओके, ऑन ऑल द सेम कंट्रीज ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, राइट इट डाउन। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब तक आराम से आप बैठे थे तो अभी भी आराम से बैठेगा, क्योंकि ये क्लास अब लगभग शायद 5 से 6 मिनट की रह गई है। फटाफट से क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। और जिन बच्चों को ये लग रहा है कि टीचर सामने से गायब हुए, तो टीचर सामने ही है, जस्ट आप लोग नोट डाउन चीज़ों को कर लो, तो इसलिए मैं सामने से हट जा रही हूँ। ओके, लिखो फटाफट। चलो आंसर देखते हैं इसका। ओके, तो क्वेश्चन है आपका, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। नाउ तो एग्रीकल्चर का क्या लगता है आपको रोल है, 2 पॉइंट्स में लिखेंगे। सबसे पहले तो इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, काफ़ी सारे लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ज़्यादा जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, कंट्रीब्यूट करता है। ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है एग्रीकल्चर, ठीक है। फिशिंग वगैरह जो भी चीज़ें जो है वो भी प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है। एक तो हो गया एम्प्लॉयमेंट बहुत लार्ज अमाउंट मिलता है, प्लस एम्प्लॉयमेंट लार्ज अमाउंट होने की वजह से जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी इसी सेक्टर का सबसे ज़्यादा होता है। अब इस सेक्टर्स को कुछ चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। चैलेंजेस जैसे क्या, पहला चैलेंज होता है लैंड फ्रेगमेंटेशन। अब ये क्या होता है, और एक होता है डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, कि भाई देखो एक बड़ा फार्मर होता है तो उसको क्या छोटे छोटे से स्मॉल फ्रेगमेंटेड लैंड्स मिलते हैं, लैंड होल्डिंग्स मिलते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। और एक होता है डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, भाई जब बारिश आएगी तो ही फसल बहुत अच्छी होगी, वरना दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हर बंदा जो है वो ड्रिप इरिगेशन और वो सारी टेक्नोलॉजी जिससे पानी दे सकते हैं पौधों को, वो अफोर्ड नहीं कर पाता है किसान वगैरह। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उन इनिशिएटिव्स के नाम लिखेंगे। पहला इनिशिएटिव लिया गया था नेशनल इनिशिएटिव्स में, ऐसे डाल देंगे इनिशिएटिव्स लिख के, 2 इनिशिएटिव पे लिखेंगे, और इसके बारे में आपको 3 to 4 लाइन्स एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल, राइट इट डाउन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल, राइट इट डाउन। एग्रीकल्चर, इसके बाद लिखो एग्रीकल्चर। और दूसरी है कृषि सिंचाई योजना। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10। सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो अब रह क्या गया मैम, अगर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए तो बच्चों अब ज़्यादा कुछ नहीं रह गया। क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन और आएंगे इसी इंडियन इकोनॉमी टॉपिक पे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे और आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। यानी ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना, और वीडियो पसंद आए तो बच्चों छोटा सा मैं देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई पेड कोर्स लोगे या किसी कोचिंग में जाके पढ़ोगे तो वो भी आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, पहली बार। फिर आपका वहाँ पे मनी भी जाएगा, टाइम भी स्पेंड होगा। मुझे पता है कि काफ़ी सारे बच्चे जॉब भी कर रहे होंगे इस समय, पढ़ाई के साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और वीडियो पसंद आए
तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे कॉलेज ट्यूटर चैनल को। और हाँ बच्चों, आप जब वीडियो देखोगे तो वीडियो के नीचे एक ज्वाइन बटन आएगा। अगर आप देखो यहाँ पे हम फ्री एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब सब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेंबरशिप में क्या है कि भाई जो भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो यहाँ पे, तो जो भी अमाउंट है वो हम क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो डोनेशन के लिए अगर आप अमाउंट चाहो तो यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके इसे कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक और चीज की, हमने पूरा तो वीडियो कवर कर लिया, अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी पार्ट 2 के फॉर्म में। हम बात करते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज कॉलेज ट्यूटर की। तो ये है कॉलेज ट्यूटर, काफी बच्चों को ये पेज नहीं मिलता है तो मिल जाएगा। कॉलेज ट्यूटर जो हमारे चैनल का नेम है वो लिखेंगे और लास्ट में एक आर और लगा देंगे, एक आर और इसमें लगेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज आप जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे वहाँ पे भी आपको एग्जाम्स आने वाले हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, या कुछ भी नया अगर मैं कंटेंट लाऊंगी तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या यूट्यूब पे फिलहाल शॉर्ट्स वगैरह पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, लाइक आप जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं, ठीक है, जो शेयर कर रहे हैं एक्चुअली, तो इस सपोर्ट के लिए थैंक यू। क्योंकि हम भी यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ पे वीडियो देखने आ रहा है उसको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, वो ताकि यहाँ से जब जाए ना तो बोले कि हाँ भाई मैंने ना एग्जाम में सिर्फ ये 30 मिनट्स की वीडियो देखी है कॉलेज ट्यूटर से और मैडम ने पढ़ाया, मज़ा आ गया, मतलब मैं एग्जाम फोड़ के आ गया एकदम बढ़िया वाला ना, कहते ना यार मेरा एग्जाम तो हो गया, मज़ा आ गया यार, क्या पेपर था। मतलब जब पेपर देखो आपको पेपर देखे फील यार मैम ने तो सारे क्वेश्चन नहीं कराए, मैम को पेपर पता था, क्या बुरा नहीं, मैम को पेपर नहीं पता था, मैम को ये पता था कि बच्चे मतलब टीचर कहाँ से क्वेश्चन देते हैं, किधर किधर से क्वेश्चन आते हैं, अब कब कितने क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो मैम को तो भाई ये पता है। और मैम का काम है कराना, बच्चों का काम है पढ़ना, पढ़ोगे नंबर भी आएंगे। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और शेयर करो दोस्तों के संग, क्योंकि मैंने कहा था शेयरिंग करने से, नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज कम नहीं होती है, नॉलेज बढ़ जाती है। चलिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।